सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। कराची इस वक्त बरसात के पानी में डूबा नज़र आ रहा है। बहुत से ऐसे इलाके जहां पर सूरत हाल ये है कि वहां 2 दिन की बारिश के बाद 4 दिन तक पानी खड़ा रहा, फिर अगला स्पेल आया तो पहले पानी नहीं निकल पाया और दोबारा से पानी वहीं पर है। सवाल हमेशा से ये होता है कि क्या जिम्मेदारी शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों की है या ऐसे इदारों की जिनके बारे में बार बार बात की जाती है कि उनका काम शहरों के अंदर नहीं है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी। लेकिन कराची में जब भी बारिश मामूल से ज़्यादा हो जाए फिर पाकिस्तान आर्मी के दस्ते पहुंचते हैं और यहाँ पर रिलीफ का काम शुरू किया जाता है। क्या वजह है कि पिछले 40 साल में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी मशीनरी नहीं है कि पानी को किसी तरीके से निकाला जाए, लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में ऐसे इदारे जिसे हम NGOs कहते हैं, वो लोग पहुंचते हैं लोगों को की मदद के लिए, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे उन्हें खाना फराहम करना या उन्हें रिलोकेट करना। ये सारा अमल हुकूमतों का, रियासतों का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये काम वो इदारे कर रहे होते हैं जिनकी शायद ये ड्यूटी नहीं होती। आज स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में कराची की सूरत हाल से आगाज़ करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DC के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र अब्बास साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची इस वक्त शाहिद जतोई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास साहब, कराची का मुकद्दर ये है कि बारिश अब मामूल से ज़ायद हुई है, ये पूरी दुनिया में होती हैं। बारिशें होती हैं, पानी खड़ा होता है 2 घंटे, 4, 6, 8, 10, उसके बाद पानी निकलता है। पाकिस्तान में ये कराची की सूरत हाल ऐसी कि बारिश हुई, फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन लोग अपने घरों में महसूर है और पानी के निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या कराची वालों के किस्मत में यही है कि उनके लिए मुश्किलात दर मुश्किलात हों? कौन है जिम्मेदार इसका? भाई, वो हुक्मरान जिम्मेदार हैं जो लोगों से वोट लेते हैं और उसके बाद उनकी तरजीहात, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टियां और अपने लिए बड़े बड़े वकील तैयार करना जो आइंदा उनको केसेस से बचाएंगे, और उनकी जायदादें बैरून ममालिक के बैंकों में, उनके एसेट्स बैरून ममालिक में, उनकी कोठियां, उनके होटल, उनकी जायदादें, उनके वहाँ के वो जो वीज़ा, परमानेंट वीज़ा, ये सब उनकी तरजीहात में। उनकी तरजीहात में ये नहीं है कि दुनिया का तीसरा बड़ा शहर, उसको पहले नंबर पे ले आते हैं खूबसूरती में, उस तीसरे शहर को उठा के 80 नंबर से भी पीछे ले गए, बर्बाद कर दिया। देखिए, ये तो मैं पिछले 2016 में पहली बार मैंने सफाई मुहिम एहतजाजन शुरू की थी कराची में, जिसमें जुनेद जमशेद साहब, सारी सियासी पार्टियां भी आ गई, सारे अदाकार, फनकार सब साथ आ गए। उस वक्त भी यही चीख रहा था कि ये मनसूबा बंदी कौन सी है कि जो नई पार्टी आ रही है, जो हुकूमत में आ रहा है, जो मेयर बन रहा है, वो आते ही झाड़ू ले रहा है और सफाई मुहिम का ऐलान कर रहा है। उस वक्त तो ये मजाक बना हुआ था कि जो बल्दियाती वजीर लगे, जो मेयर लगे, जो भी बने, वो आते ही झाड़ू लेता था और 50 आदमी उसके साथ लाइन में खड़े होते थे और वो कराची की सड़क पे, यानी कि कराची एक कोई जख्मी इंसान था और उसके ऊपर सब आगे मरहम रखते थे और जैसे ही कैमरे की आंख बंद होती थी वो जाते जाते वो पट्टियां भी निकाल के ले जाते थे जो जख्मी को लगाते थे। तो बात ये, कराची को तो बड़ी मनसूबाबंदी के तहत तबाह बर्बाद किया गया है। कराची के अंदर सड़ा हुआ गटर का पानी पिलाते हैं लोगों को, कराची की शाराओं से कचरा नहीं उठाते, और अगर कचरा उठाते हैं तो बोलते हैं हमने एहसान किया है, हमने अगर बकरा ईद पे जानवरों की आलाइशें उठा ली तो हमने तुम पे एहसान किया है, और अगर किसी इलाके में रह गई तो ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, एक चीज़ है, आपने कह रहे हैं बड़ी मनसूबाबंदी के तहत जो है वो तबाह किया गया है, तो बड़ी मनसूबाबंदी के तहत शहर बनाए जाते हैं, ये एक तरफ तबाही। अभी आपने पिछले दिनों में भी एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया। ये सफाई मुहिम एक अलामती तौर पर होती है, चाहे वो शहीद जमशेद के साथ आपने किया, मुख्तलिफ इदारे करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे करते हैं, वो एक अलामती तौर पर है। जिनका काम है वो इस काम में आगे आ ही नहीं रहे। वजह क्या है कि ये कचरा उठाना, सफाई करना को बहुत मुश्किल काम है। कोई इसके लिए वासा की बजाय नासा की ज़रूरत है, कोई रॉकेट साइंस है, कोई स्पेस साइंस है कि कराची का कचरा नहीं उठता। असल में मुदस्सिर साहब, देखिए, इंटरेस्ट नहीं है। उनको पता है कि ये जो लोग हैं कराची के तीसरे चौथे दर्जे के शहरी हैं, इनको अपने राइट्स का पता नहीं है, अंधेरों में रहने के आदी हैं, और इनको गंदा पानी पिलाओ, इनके ऊपर माफियाज को डाल दो, दूध माफिया, गोश्त माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, इनको टूटी हुई सड़कों पे रहने का आदी बना दिया है, और इनको टूटी हुई सड़कों पे रहना है। मतलब उनको इस बात पे यकीन है कि इनको कोई राइट्स ही नहीं है। इनको पार्क मत दो, इनके सीढ़ियों के अंदर गटर का पानी उतार दो,
मतलब आप इनको जिस तरह से जलील कर सकते आप कीजिए। कौन सी स्कूल ने अपनी फीस माफ कर दी, किसके अहकामात नहीं आए सबके सामने, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कराची की आवाम बहुत ही बदनसीब है बेचारी कि जिसके कोई राइट्स नहीं है, और वो हुक्मरान है कि जिनकी अपनी तरजीहात, अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी शादी, अपनी फैमिली स्टेटस, अपना जीना मरना, वो उसमें बिजी हैं। उनको मालूम है कि मगरिब के बाद फिर पार्टी में जाना होता है, फैमिली को कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं जाना। उनकी तरजीहात ये नहीं है कि कोरंगी के कॉजवे में 8 लोग डूब गए, उन डूबने वालों को बचाने के लिए फैसल ईदी जाते हैं, फैसल ईदी भी उसमें डूब जाते हैं, फिर 20 मिनट तक वो पानी में डूबे रहते हैं और कश्ती को पकड़े रहते हैं। और अभी मच्छरों ने जाकर कश्ती के जरिए फैसल ईदी को निकाला है 15 मिनट पहले। तो अगर वो नहीं पहुंचते तो आज ये मुल्क एक और समाजी रहनुमा से, जिसने जो एशिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चला रहा है, उससे महरूम हो जाता। तो ये काम समाजी इदारों का है। एम्बुलेंसेस समाजी इदारे चलाएंगे, ब्लड बैंक समाजी इदारे चलाएंगे, पागल खाने समाजी इदारे चलाएंगे, यतीम बच्चों के मराकिज समाजी इदारे चलाएंगे, ओल्ड एज होम समाजी इदारे चलाएंगे, दस्तरखान समाजी इदारे चलाएंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समाजी इदारे चलाएंगे। आपके पास तो ईंधन भी नहीं होता भाई, जब बिल्डिंग में लोग जल रहे होते हैं। आप कहते हैं हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ईंधन नहीं है। अच्छा, ईंधन जल जाता तो आप कहते हैं उसका टायर नहीं है। अच्छा, उसका टायर आ गया तो आप बोलते हैं पानी का वॉल लीक है। भाई बात यह कि आप तो कर रहे हो कराची के साथ मजाक, क्योंकि आपको पता है कि जितना कमाना है कमा लो, जितना खाना है खा लो, छुट्टियां गुजारो, अय्याशियां करो, फार्म हाउस जाओ, लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं करना। बर्बाद कर दिया शहर को, इस शहर की शक्ल खराब कर दी, पूरा अंधेरों का शहर बना दिया। 4.5 करोड़ आबादी के शहर को ये समझते हैं कि यहाँ जानवर रहते हैं, यहाँ दरिंदे रहते हैं, इनके कोई राइट्स नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जलील किया जा रहा है कराची में। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, आप मुख्तलिफ इलाकों का आपने भी दौरा किया है। अभी हालिया ये बारिशों में जो ख़ास तौर पर ये अभी जो स्पेल दोनों आए हैं, 5वां और 6ठा, क्या इस वक्त मुश्किलात है लोगों को? लोग अभी हम खबर भी पढ़ रहे थे कि लोग अपने घरों की छतों पर कई दिन से बैठे हुए हैं, घरों के अंदर पानी है, वो नीचे नहीं उतर सकते, छोटे बच्चे हैं, खाने पीने का इशू है क्योंकि ना गैस आ रही है ना वहाँ पर बिजली आ रही है हर तरह से। तो किस तरह की मुसीबतें और वहाँ पर किस तरह का रिलीफ पहुँचाया जाना इस वक्त ज़रूरी है? देखिए मुदस्सिर भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरंगी कॉजवे में रात से 8 लोग डूबे हुए हैं, अभी तक एक की लाश नहीं निकली। नहीं, कराची में 5 दिन पहले 3 लोग मरे डूब के। बात यह है कि बारिश हुई, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बाप, मेरा बेटा, कोई भी बारिश में बाहर खड़ा हुआ है, एक रेला आता है उसको भाग के ले जाता है, क्योंकि नाली नहीं साफ हुए सालों से, अरबों खरबों रुपए आए सब खा गए। ये कहाँ की इंसानियत है भाई? मैं इस्लामाबाद चलता हूँ, पूरा साल बारिश होती है, मैंने तो नहीं सुना कि गलियों में से नाले गटर उबल पड़े, लोगों को भाग के ले गया पानी, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बीवी आ रही थी दफ्तर से वो मर गई। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा सिर्फ कराची में होता है, क्योंकि नफरत है कराची से प्यार नहीं है। एक पार्टी कहती है मुझे वोट नहीं देते, दूसरी पार्टी बोलती है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तीसरी पार्टी बोलती है हम तो पहली बार वजीर बने भी, हम सीख रहे हैं। तो इन सब चीजों ने कराची का वो बेड़ागर किया है कि आज सरजानी टाउन के घरों में मछलियां, मंगो पीर में मगरमच्छ और बाकी तो ये चीजें जो हैं वो हुक्मरान जिनकी जिम्मेदारी है मुख्तलिफ हुकूमतों में वो पा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ही रहेगा ज़फ़र साहब, शायद जतोई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शायद साहब आपसे भी सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फर्नीचर मार्केट की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे कि फर्नीचर मार्केट की सूरत हाल क्या है इस वक्त बारिशों के बाद। जी उबैद। जिस वक्त मैं फर्नीचर मार्केट नर्सरी पर मौजूद हूँ, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश में यह इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा था और यहाँ पे चलना तो दरकिनार, लोग तैर के अपनी दुकानों की तरफ जा रहे थे, जिसकी फुटेज गुज़िश्ता रोज़ वायरल भी हुई थी। पानी तो यहाँ से बारिश का पानी की नक्कासी कर दी गई है, दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ से नक्कासी की है, लेकिन अब यहाँ पर जो मसला है ताजिरों को वो है सेवरेज के पानी का। सेवरेज का पानी भी इनकी दुकानों में दाखिल है, जबकि बारिश का पानी भी दाखिल होने की वजह से लाखों रुपए मालियत के जो फर्नीचर था वो बर्बाद हो चुका है और कई दुकानदार जो है वो अपनी दुकान को यहाँ से खाली कर रहे हैं। एक ताजिर यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी दुकान से सेवरेज का पानी निकाल रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनको क्या मसाइल दरकार है। सर बताइएगा, क्या बारिशों में क्या मसाइल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, मुझे सख्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर साल हम इस दद में आते हैं और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा हो गया। हमारी दुकान के अंदर कम बेश 5 फीट पानी दुकान के अंदर था और ये है कि कोई पुरसान हाल में कई दफ़ा हम लोग कह चुके हैं गवर्नमेंट को भी, वैसे भी मीडिया को भी, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया। खुदारा हमारे पे रहम करें, अल्लाह तो रहीम व करीम है। कुछ आप लोग भी ख्याल कर लें कि यार एक आदमी, हम लोग इनकम टैक्स आज से नहीं 50 साल से इनकम टैक्स दे रहे हैं
और उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं। अगर एक साल इनकम टैक्स ना दे तो अगले साल नोटिस आ जाता है। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कितनी मालियत में नुकसान हुआ? सर इस वक्त कम से कम 15 लाख की जद में हम आ गए हैं, कमोबेश। क्या करें बतलाएं? जी, जैसे कि यहाँ के जो ताजिर थे वो बता रहे थे कि सिर्फ उनकी दुकान को 15 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इसी तरह यहाँ पे मुतअद्दिद दुकानें हैं जो इस वक्त बारिश के पानी और सेवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पे करीबी एक और में आगाह कर रहे थे फर्नीचर मार्केट की सूरत हाल, और एक दुकान में लाखों रुपए मालियत का सामान ख़राब हो गया है इस बारिश के पानी, और साथ ही साथ सेवरेज का पानी उनके दुकानों में दाखिल हो चुका है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। शाहिद जुताई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद साहब, ये मामला है कि अब बार बार कहा जा रहा तैयारी हो रही है, ब्लेम गेम है, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। किया क्या है किसी ने? हुकूमत सिंध, हुकूमत जो शहरी हुकूमत है, वो कुछ कर पाई है या अभी बैठे हैं बस इंतज़ार किया जा रहा है कि पानी खुद से उतरेगा तो फिर जो ज़िंदगी नीचे से बचेगी वो बच जाएगी और फिर अगले साल के लिए तैयारी? जी मुदस्सिर, ये जिस तरह जफर अब्बास साहब ने कहा ना कि कराची को एक मनसूबा बंदी के तहत बर्बाद किया गया, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक मनसूबा बंदी के तहत बर्बाद किया गया है, और बर्बाद करने वाले कौन हैं इसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। बर्बाद करने वालों को बेनकाब करना चाहिए। हम जो है ये तो कह देते हैं कि कराची को बर्बाद, कराची के लोगों का एहसास महरूमी भी भड़का देते हैं। हम कहते हैं कि जी कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कराची को नजरअंदाज कर दिया गया है, कराची के साथ दुश्मनी की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि बर्बाद किसने किया है शहर को। उनका होना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए, उनकी निशानदेही होनी चाहिए कि बर्बाद किसने किया है। फिर अगली बात फिर होगी कि आप इसको आबाद कैसे किया जाए। शायद साहब को एक हाथ हो बर्बादी के पीछे तो जिक्र हो, यहाँ तो फिर पिछले 50 साल से जिसका जितना हिस्सा आया है उसने उतना बर्बादी में अपना हिस्सा डाल लिया है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि इस शहर को सबने लूटा है, लेकिन कुछ लोगों ने तो बर्बाद किया है। जब लूटा नहीं है, मुआशी तौर पर नहीं लूटा है, बर्बाद किया है। इस शहर में इंसानी अलमीनों को जन्म दिया है। इस शहर की रियाज थे उनको स्लम्स में तब्दील कर दिया है। इस शहर के जो खुशहाल इलाके हैं उनको गरीब इलाकों में तब्दील कर दिया है। इस शहर की सेवरेज लाइनों को बोरियां डाल के बंद किया गया है। इस शहर में कचरे के ट्रक जो हैं वो सड़कों पे फेंके गए हैं। क्या इस तरह होता है? सियासत इस तरह होती है? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं लूटा तो सबने है, बिलाशुबा सबने लूटा है और आज भी लूट रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले कराची को बचाना है तो बर्बाद करने वालों का पहले एहतसाब होना चाहिए। कराची आप किसी इंसानी अलमिये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। कराची के लोगों ने बहुत भुगत लिया है, कराची ने बहुत अजाब देख लिए हैं। अब भी कराची पे सियासत हो रही है और कराची पे कब्जा करने के लिए कोई नालों के अंदर से निकल आता है, कोई गटरों के अंदर से निकल आता है। ये ड्रामे अब बंद होने चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। और जो इस कराची के सूबे के जो कप्तान हैं उनको आगे आना चाहिए। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस शहर में, उनसे सवाल किया जाए जब बिल्कुल उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन उनको जिस तरह घेरा जाता है और शायद साहब जिम्मेदारी देखें, शायद साहब मैं यहां पर सिर्फ सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? एक सूबे का वजीर आला है, पिछले 12 साल से उनकी हुकूमत है, हुकूमत में 12 साल में 5 साल में वो वफाक में रहे हैं। 5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम नून वफाक में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल से वफाक में। सूबे 18वीं तरमीम 2011 में हो गई है, 11 से लेकर 2020 है, 9 साल हो गए हैं, सूबा खुद मुख्तार हो गया है। तो सर 12 साल में उनसे सवाल ना किया जाए, उनको घेरा ना जाए, उनको घेरा ना जाए। मैं भी इस शहर का बासी हूं, आपको पता है कि यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स मफलूज रही हैं। इस शहर में ना पुलिस थी, ना कोई वफाकी हुकूमत थी, ना कोई सूबाई हुकूमत थी, किसी की कुछ भी नहीं चलती थी। आपको पता है कि अभी भी उन्होंने टीवी पे खबरें चलाई कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने कहा कि आप बैठो, तो फिर ये बैठे। कहां है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? आप जो है अगर इस शहर पे लोगों की इस तरह की नजरें हों, जैसा कि आप कह रहे हैं ना, सब लूटने वाले हैं, सब खाने वाले हैं इस शहर को, और इस शहर की सियासत से बड़ा गेम, ग्रेट गेम होता है पॉलिटिक्स में,
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस शहर को बुनियाद बनाकर इस शहर के लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर ग्रेट गेम खेला जाता है। सर यहाँ तो सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये सियासत बंद होनी चाहिए, शहर के हालात की बेहतरी हो। लेकिन इस शहर के साथ ही नहीं, यहाँ तो हम हैदराबाद की हालत देख रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा बुरी है। दादू के अंदर जो कुछ हुआ है, बदीन में जो कुछ हुआ है, बारिशों के बाद वहां भी है। इस शहर में तो शायद सियासत का मामला और वोट का मामला हो, जहां पर वोट मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां नहीं काम करी। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 4 साल मेयर रहे हैं, वो इतने उन्होंने सफाई बारिश का पानी नहीं निकाला जितने उन्होंने आंसू निकाले हैं आखिरी 5 दिन पहले, और उन्होंने पेपर फेंके हैं और पूरा वो बताया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। 4 साल वो भी बैठे रहे। जफर अब्बास साहब, हल क्या है इस शहर की बेहतरी के लिए? बस ब्लेम गेम हो जाए, इसका काम उसका काम, इस तरह हल की कोई हल है? हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जतोई साहब सही कह रहे हैं। सवाल होना चाहिए ना कि इन पार्कों को कचरा कुंडियों में किसने तब्दील किया, इन अस्पतालों को किसने उजाड़ा, इन सड़कों को किसने उजाड़ा, ये जो सड़कें बनती हैं ये एक बारिश में कैसे बह जाती हैं, ये एक शख्स जो कोई भी वजीर या कुछ बनता है वो कैसे उसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ जाती है कि वो अपने आप को आम शहरी नहीं, कोई आसमान से आया हुआ शख्स समझना शुरू कर देता है, वो अरबोपति खरबोपति बन जाता है। ये सब जब सवालात होंगे कि भाई आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे चेंज हो गया, पूरा कराची 70% 80% स्लम एरियाज में तब्दील कर दिया, बर्बाद कर दिया है कराची, आप किस इलाके की बात करेंगे? नॉर्थ नाजमाबाद के शहरी रो रहे हैं। उन्होंने अभी 15 दिन पहले 5 स्टार चौरंगी पर इजलास बुलाया, सारे शहरी वहां जमा हुए। उन्होंने कहा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमने अब खुद 350-400 रुपए दे देकर अपनी गलियां मोहल्ले अपने घर साफ कराने। तो बात यह है कि जहां पर आप लोगों की जो आम जिम्मेदारियां आपकी हैं, आप उसको देखिए। दहशतगर्दी में आपने कौन सा बचा लिया शहर को? 15-15 लाशें रोजाना उठाता था ये शहर, कोई मजहब के नाम पे, कोई जबान के नाम पे, कोई सूबे के नाम पे, और किसी मरने वाले को नहीं मालूम होता था क्यों मर रहा है। उसके बाद दहशतगर्दी के बड़े वाकयात, कहां धमाके नहीं हुए कराची में? उसके बाद पूरी बिल्डिंगें जली, उसमें लोग मर गए 250, 300। कौन से वाकयात दुनिया के ऐसे जो यहां नहीं हुए? महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं, दूध माफिया आपके कंट्रोल में नहीं। जफर अब्बास साहब, अच्छा इसी को मिसाल ले लेते हैं। जफर साहब, इसको मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी, यहाँ पर जो फिरका वारियत की लिसानी तासुब पर कत्ल होते रहे, लेकिन उस कत्ल के बाद 2015 से लेकर 2020 यानी 5 साल बेहतरी के आए। सब ने मिल बैठकर, इदारों ने, जमातों ने, लोगों ने इस शहर की हालत को बेहतर कर लिया इस मामले में। तो फिर ये काम तो ज्यादा छोटा नहीं है कि शहर साफ हो जाए, शहर बेहतर हो जाए? नेशनल एक्शन प्लान बना, आर्मी आई, रेंजर्स आई, इन सब ने आके सब किया, इसमें इनका क्या कमाल था? हम कराची की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं। जफर साहब, हल जानिब हम बात करें, हल क्या है? क्या तरीका हो कि बस इस तरह बारिशें हों, फिर कोई इदारे आ जाएं, वो आके सफाई कर लें, कोई देखा देखी हो जाए, लड़ाई, ब्लेम गेम, ये हल कुछ है आपकी नज़र में? क्योंकि आप कराची के शहरियों से रोज़ाना की बुनियाद में मिल रहे हैं और शहर के हालात इस सूरत हाल में देख रहे हैं, हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मेरी नज़र में तो यही हल है। जिस दिन कराची की आवाम ये बात समझ जाएंगे कि हम इंसान हैं, हमारे राइट्स हैं, हमें जीने का हक है, हम भी वैसे ही इंसान हैं जैसे इस्लामाबाद में रहने वाले लोग इंसान हैं, तो उस दिन के बाद फिर ये लोग मेरे ख्याल में शायद अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आवाम के सामने से गुजर नहीं पाएंगे, और ये आवाम इनको हाथ उठा के सलूट नहीं कर रही होगी कि इनको सलाम कर रही हो, या वजीर साहब आपको हमारा सलाम, और वो उनकी गाड़ी को चूम रहे होंगे, इनकी गाड़ियों पे फूल डाल रहे होंगे, इनकी गाड़ियों के आगे गुलामों की तरह दौड़ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे हमारे इलाके के एमएनए हो, जवाब दो कि नाले क्यों बह रहे हैं, क्या कानून साजी की तुमने? तुम हमारे इलाके के एमपीए हो, हमने तुम्हें 2.5 साल से अपने इलाके में नहीं देखा, तुमने किस खाते में वोट लिया था? बात यह कि जब लोग इनको पकड़ेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई जब तू मुंतखब हुआ था तुम्हारे हालात जिंदगी ये थे, तुम तो हमारे इलाके में रहते थे, आज तो तुम पुल पार चले गए, तुम्हें हमारा दर्द कैसे मालूम होगा? भाई जब तुम पूरे साल जाके दूसरे मुल्कों में रहोगे, यहाँ होगे ही नहीं, तुम अपने हल्के में काम क्या करोगे? तो फिर अपने इलाकों से मुंतखब होने वालों से जो है वो कर लेते। रेहान हाशमी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन हमारे साथ, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फिर से वैसी हालत हुई, और अब की बार तो पूरे कराची की हुई कि वहाँ पहाड़ों से भी, पहाड़गंज का भी पानी आ जाता है, आपके उस इलाकों में नाले भी चौक हैं, लोगों के घरों में भी पानी है। ये सूरत हाल है। 4 साल आपके भी गुजर गए चेयरमैनशिप के, हालात वैसे के वैसे हैं, तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मामला तो अनफॉर्चुनेटली जब अच्छे हालात कराची के लिए थे, और वो अच्छे हालात सिर्फ एक दौर आया जो मुझे याद पड़ता है, वो मुशर्रफ साहब का दौर था, जिसमें कुछ ना कुछ हद तक चीज़ें बेहतर की जाने की कोशिश की जा रही थी।
अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी वो प्रॉब्लम्स जो आज हैं वो आइडेंटिफाइड थी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे या काम करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त भी की जा रही थी, मगर कराची के लिए सस्टेनेबल प्रोग्राम की ज़रूरत है। आप अगर अपने घर को भी मेंटेन रखना चाहते हैं और वहाँ पर मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए और ऐसा लंगड़ा लूला निज़ाम दिया जो कि बिल्कुल मुतसादिम है आर्टिकल 140A के। अब दो सूरतें थी कि ख़ास तौर पर कराची में आपने देखें जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड है, और वो रूट कॉज ये है कि कराची की ड्राइविंग सीट पर कराची का मुंतखब आदमी जो कि एक आम आदमी की तरह वो तमाम चीज़ें सह रहा होता है, वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आइन के बरखिलाफ आदमी ड्राइविंग सीट पे था, मेयर वसीम अख्तर। कराची की ड्राइविंग सीट तो मेयरशिप है ना सर? नहीं, आप फिर से, क्या मेयर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है? क्या मेयर के पास सॉलिड वेस्ट था? क्या मेयर के पास सेवरेज है? क्या मेयर को ओजेटी में दिया जाता है? क्या मेयर को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में इक्वल राइट मिल रहे हैं? क्या मेयर के पास LDA है, MDA है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, चाहे वो मास्टर प्लान हो? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 140A जो कि कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी नहीं, फाइनेंशियल पावर्स भी नहीं, क्योंकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ही नहीं की है सिंध गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल बुनियादों पर चला रही है। अच्छा, ये तो मसाइल है। अच्छा, ये मसाइल के साथ साथ ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, इसके साथ जो दूसरी रूट कॉज है, सेवरेज का मुतबादिल निज़ाम नहीं बनाया गया। अच्छा, उसमें कौन इन्वॉल्व है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? कराची को एक मेगा प्रोजेक्ट मिला नवाज शरीफ साहब के दौर में पिछले टेन्योर में, वो भी ताहाल मुअत्तल है, मफलूज है, मफलूकुल हाल है। मुझे नहीं मालूम कि उसमें हम लोगों को मोटरसाइकिल की रेसिंग लगाएंगे, क्या करेंगे। वो प्रोजेक्ट अभी इनॉग्रेट तो किया गया है लेकिन उसके लिए बसें गायब हैं। उस प्रोजेक्ट के बनाने की वजह से भी कुछ जगहों पे मसाइल आए। दूसरा ये कि पूरा सेवरेज का निज़ाम जिसके लिए मुतबादिल निज़ाम होना ज़रूरी है, वो मुतबादिल निज़ाम नहीं बनाया गया। तमाम बरसाती नालों में बरसात के पानी के बजाय सेवरेज का पानी होता है, तो बरसात का पानी लामोहल्ला सड़क पर ही आएगा। फिर आप अगर नुसरत भुट्टो की बात करें, अगर आप बिलखुसूस जिला वस्ती की बात करते हैं, तो जिला वेस्ट से, सुरजानी से, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, इन तमाम का पानी बहता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है और एक चोकिंग पॉइंट पे जमा हो जाता है। फिर इसी तरह नुसरत भुट्टो कॉलोनी से, मियाँ वाली कॉलोनी वेस्ट से का पूरा पानी आता है। फिर वहाँ पर एक स्कीम बनी है, बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन उसका पूरा सेवरेज का निज़ाम पानी का डाल दिया गया है, वो शादमान को डुबो देता है। अच्छा, ये तो तमाम मसाइल हैं। देखिए, मसाइल हल नहीं हो सकते। सर, ये मसाइल की रियान हाशमी साहब आइडेंटिफिकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने बहसियत चेयरमैन की हुई है। काश ये हल हो जाते, फंड्स आ जाते, इख्तियारात इस्तेमाल हो जाते, तो शायद कराची के हालात की बेहतरी हो जाती। बहुत शुक्रिया रियान हाशमी साहब आपका भी, ज़फ़र अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शाहिद जतोई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को हुकूमत कैसे वापस लाएगी और अपोजिशन इसमें क्या कहती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस्मान सईद बसरा हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। करप्शन की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन इमरान अहमद खान नियाजी कर रहे हैं, यह कहना है एहसन इकबाल का। हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ हैं। बसरा साहब, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ भी आप दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी एहसन इकबाल कहते हैं कि हिटलर नहीं बनने देंगे हम इमरान खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, आपका बहुत शुक्रिया, और आज मैं आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। वैसे तो आप लातादाद दफ़ा बुला चुके हैं, लेकिन जो बेशर्मी और डिटाई का ये माउंट एवरेस्ट जिसकी अभी आपने बात सुनवाई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बेशर्मी और डिटाई का ये माउंट एवरेस्ट है। ये गोएबल्स एक था, आपको याद होगा, हिटलर का वो माउथ पीस था, हिटलर को रिप्रेजेंट करता था। ये आदमी उससे भी गिर चुका है। आप देखें कि बजाय कि इन बेगैरतों को, बस सब मैं आपको यहाँ पर कदा कलामी की माफ़ी, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी और वफाकी सूबाई हुकूमतें उनकी कारकर्दगी के हवाले से। उस्मान सईद बसरा साहब, आप कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट हैं ढिटाई का, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोई शराब के परमट नहीं बना रहे थे, हमने तो आला मयार की, आलमी मयार की स्पोर्ट्स फेस्टिवल की जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो दी हैं, जिसकी पादाश में उनके साथ ये कर रहे हैं आपके हुकूमत मिलकर नैब के साथ।
मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुदस्सर वहीं से बात को शुरू करूंगा जहां से हमने सिलसिला तोड़ा था। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये बेशर्मी और डिटाई का माउंट एवरेस्ट है ये शख्स। अभी बताइए कि ये करप्शन पे और बदउनवानी के ऊपर लेक्चर कहाँ दे रहा है? नैब के बाहर खड़ा होके ये आदमी अपने भाई मुस्तफ़ा के साथ मिलके उसको एज अपना फ्रंटमैन रख के पाकिस्तान के अंदर तारीख में सबसे महंगी खजूरों के दरख्त बेचता रहा है। 3.5 लाख के खजूरों के दरख्त बेचता रहा है। सारे नारोवाल के अंदर इसकी करप्शन की कहानियां जुबान ज़द आम है। इसकी लीडरशिप टीटियां लगाने में, मुश्ताक चीनी में, पाकिस्तान की बदतरीन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये मुलव्वस हैं। और नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड आदमी है, अदालत से सजा याफ्ता आदमी है, उसकी बेटी सजा याफ्ता है, उसके बच्चे पाकिस्तान से भागे हुए हैं। इनके ऊपर करप्शन के, चोरी के, फ्रॉड के, कमीशन के केस हैं। ये पाकिस्तान के माथे पे लगा हुआ सियासत का वो कल्क है जिसको पाकिस्तान की अवाम अपने वोट से धोना चाहती है और ये फिर टेलीविजन पे आके हमें भाषण देते हैं। मुदस्सर मुझे बताइए कि अभी इस अपोजिशन जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़ी शक्ल बना के आ गया और कह रहा है जी हुकूमत ये कर रही है, फलां ने परमिट दे दिए। इस आदमी के पास कोई ज़रा रत्ती बराबर भी इखलाकी जुर्रत या इसके अंदर मौजूद हो, शर्म, तो ये डूब के मर जाए सारी अपोजिशन। कि अभी कल इन्होंने सेनेट के अंदर से पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैक लिस्ट में लेके गई यही मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी। इन्हीं लोगों की टीटियां लगाने से, मनी लॉन्ड्रिंग करने से, न्यूयॉर्क के अंदर हबीब बैंक की एक ब्रांच से अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया। फिर बड़ी मुश्किल से हमारी हुकूमत उसको ग्रे लिस्ट में लेके आई। अब एक कानून जब हम लेके आए वज़ीर आज़म इमरान खान के पाकिस्तान का कैंसर और नासूर, एक ये सियासतदान है, दूसरा पाकिस्तान का कैंसर और नासूर मनी लॉन्ड्रिंग है। ये इन लोगों ने, जिनको कब्र याद नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान के मुफादे आमा के उस बिल को सेनेट में जाके अपनी अक्सरियत के बल पर रिजेक्ट करवा दिया है और हमें आके ये भाषण दे रहे हैं कि हुकूमत किस तरह चलानी है। पाकिस्तान के लोग जान लें, पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता, खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट होता है, सर वो कह रहे हैं हमने तमाम तर जिम्मेदारी अपोजिशन या फैक्टिफ को, उन्होंने कहा हमने तो ऐसे निजाम को शिकस्त दी जो हुकूमत बलडोज करना चाहती है, हम तो इसमें साथ थे, हुकूमत खुद इस तमाम तर चीजों से पीछे हटी है। मुदस्सर मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आज में मेरे लहजे में तलखी आई हुई है इसलिए कि ये इतने डिटाई से, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि इनके चेहरे के ऊपर रत्ती बराबर शर्म नहीं नजर आती। आप यकीन मानिए कि एक वक्त था जिसमें हम लोग परवान चढ़े अपनी तिफले, जब हम छोटे थे, पूरे गांव के मेरे अंदर एक आदमी एक दफा एक झूठ बोलता पकड़ा गया, वो गांव छोड़ के चला गया। ये इतने बड़े झूठे हैं कि बेशर्मों को सर्टिफाइड ये अदालतों के झूठे हैं और अदालतों के बाहर खड़े होके, नैब के बाहर खड़े होके हमें बता रहा है बदउनवानी क्या होती है। देखिए एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन, पाकिस्तान से पैसा चोरी करने के जो कवानीन पाकिस्तान को दरकार थे, हमारी कौमी असम्बली में अक्सरियत थी, वजीर आज़म सारा दिन वहां बैठे रहे, हमने मंजूर करवाए। सेनेट से इस मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी ने इसलिए रद्द करवा दिए कि ये कह रहे हैं कि जब तक आप नैब को टूथलेस नहीं करेंगे, जब तक आप नैब के प्रीव्यू से 1 अरब से कम यानी 99 करोड़ 99 लाख 99,099 रुपए की करप्शन को आप करप्शन नहीं कहेंगे और नैब से 5 साल पुराने केस नहीं उठा सकता, ये सब कुछ निकाल दें, फिर हम फैटफ के ऊपर वोट करेंगे। पाकिस्तान के लोग आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जान रहे हैं और कोई आदमी इस झूठे, मैं 1 मिनट मुदस्सर भाई, कोई आदमी इस वक्त के गोबल्स को इस झूठे और डिटाई के माउंट एवरेस्ट की बात को मानने को तैयार नहीं है। वजीर आजम इमरान खान की लीडरशिप के अंदर फैटफ से पाकिस्तान की कौम को निकालने का एक ही रास्ता है कि हम कवानीन के अंदर जो उन्होंने कहा है तरमीम लेके आए और सबका कानून बनाएं। ने कर लिया है, तो अब देखना है कि क्या होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक वापस आते हैं तो आपसे बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए अब हुकूमत क्या करने जा रही है। आपने तो खुद भेजा है, अब वापस लाएंगे कैसे? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सारे अहकामात दे दिए, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। सर इसहाक डार साहब को और सलमान शहबाज साहब को वापस नहीं ला पाए, मियां नवाज शरीफ साहब को आपकी हुकूमत कैसे वापस लाएगी? देखिए मुदस्सर, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल के, मैं दोबारा कह रहा हूं कि झूठ बोल के इस मुल्क के कानून से भागे हुए हैं।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वो मफरूर हैं। मफरूर आदमी वो है जो कानून से भागा हुआ है, अदालतें कह रही हैं। अब जो मफरूर हैं तो उसको हम लाने के लिए तमाम दस्तयाब कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब वो, आपको याद होगा कि 40 संदूक लेके भी पाकिस्तान से मुआहदा करके भाग गए थे, वो तब भी कभी नहीं माने थे झूठ बोल के कि हमने कभी मुआहदा किया है या हम भागे हैं। तब भी नवाज शरीफ और उनके खानदान ने नवाज शरीफ को दिल का आर्जा बताया था और रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। ये वो खानदान है जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कतरी लेटर पेश करता है, जाली ट्रस्ट डीड पेश करता है। ये पार्लियामान के साए में अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़ा होकर झूठ बोलता है। ये वो खानदान है जो जलसों में, जुलूसों में पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के निज़ाम को रिडिक्यूल करता है और झूठ बोलता है। डॉक्टर्स, आपकी वजीर सेहत के अंडर वो सारी चीज़ें हुई, वो तो अब भी कह रही हैं कि रिपोर्ट दुरुस्त थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हुकूमत के दौर में हुई, तो ऐसे कैसे हो गया कि वो भाग गए या वो जाली चीज़ें कर गए? तो चेकिंग भी सारी हुई, मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से इमरान खान साहब तक भी चीज़ें हो गई, उसके बाद वो गए। देखिए मुदस्सर, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा आप इसको समझने दीजिए। देखिए ये नैरेटिव खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान की सबसे अव्वलीन झूठी जमात जिसका नाम मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप है। आप देखें कि हमें एक ब्लड सैंपल दिया गया कि ये एक ब्लड सैंपल है, इसके ऊपर जाके एक मेडिकल रिपोर्ट ले लें और मेडिकल रिपोर्ट लेके उसके ऊपर बोर्ड बिठा दें। अब उस ब्लड सैंपल के ऊपर ली गई मेडिकल रिपोर्ट और बोर्ड की एग्जामिनेशन के मुताबिक तो नवाज शरीफ बीमार थे, लेकिन उस ब्लड सैंपल को अब हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ब्लड सैंपल किसका था, उसके अंदर कौन सी केमिकल चीज़ें इस्तेमाल की गई, क्योंकि ब्लड सैंपल नवाज शरीफ की फैमिली ने उनके ब्लड लेके तो हमें दिया जो डॉक्टर्स के पास चला गया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं। और दूसरी, जब हम स्केप्टिक हुए, हम कहते हैं लेट्स फॉर द आर्गुमेंट से कहें कि वो नवाज शरीफ बीमार ही थे। डॉक्टर यास्मीन ने भी कहा, हुकूमत ने भी कहा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, लेकिन हम कहते हैं ब्लड नवाज शरीफ साहब का नहीं था या कंटामिनेटेड था। नंबर 1, अगर बीमार थे तो वो गए 4 वीक की जमानत के ऊपर। सही। आप मुझे बताइए, किसी हॉस्पिटल में गए, जवाब है नहीं। डॉक्टर को दिखाया, जवाब है नहीं। कहीं इलाज करवाया, जवाब है नहीं। किसी हॉस्पिटल में जाके दिल का, ब्लड प्रेशर का, प्लेटलेट्स का कोई इलाज करवाया, जवाब है नहीं। वो क्या कर रहे हैं? हवाखोरी कर रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, गुलकारियां बढ़ते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का वो तो उनके जमानती हैं, फिर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई के लिए प्लान हो रहा है? मुदस्सर, अभी जो आप पिछले दिनों के अंदर, ये परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बड़ी वहाँ पे झूठ बोले गए तमाम से, इधर वो अब्बासी साहब झूठ बोल रहे हैं तो अगला माइक लेके ख्वाजा साहब झूठ बोल रहे हैं। आपने बॉडी लैंग्वेज उस पर देखी, सारे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि शहबाज शरीफ की नेल बाइटिंग बॉडी लैंग्वेज है। वजह उसकी ये है, नंबर 1, वो अपने भाई की जमानत दे चुके हैं। भाई ने इनकार कर दिया कि मैं तो भाग गया हूं, मैं आऊंगा नहीं भाई। अगर इक़्तिदार में होगी तो ये मछली फिर पाकिस्तान आ सकती है, इक़्तिदार के बगैर में यह जिंदा नहीं रह सकता। वो तो आ नहीं रहे। अब शहबाज शरीफ को 2 मसले दरपेश हैं। नंबर 1, टीटीओ वाला मसला और फेक अकाउंट से जो पैसे निकलवा के हड़प गए हैं, सारे पाकिस्तान का पैसा लूट के, उसके नाकाबिले तरदीद शवाहद नैब ने इकट्ठे करके रेफरेंस में इकट्ठे कर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि वो आगे हैं इस बंद गली के अंदर कि अपने भाई की जमानत दी। 4 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत ने उनकी एक्सटेंशन की दरख्वास्त रद्द कर दी है। हुकूमत उनको लाने के इकदाम कर रही है। अगर वो नहीं आते, जमानती को हर सूरत वहाँ पेश भी होना पड़ेगा, ज़र जमानत के पैसे भी देने पड़ेंगे और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मसला भी चलेगा, उनको सजा भी होगी। ये सारे मसले हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून 3-4 मसलों में घिर चुकी है। शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम नवाज, मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ और हमजा का सारा ग्रुप। ये सारी पार्टी नैब ज़दा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले पाकिस्तान के मकरूह किरदार हैं और ये वो लोग हैं जिनका झूठ बोलना फितरत सानिया बन चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में इनके हिस्से अब अपने हमारे सियाह के बदले जेलें हैं अब ये है और हुकूमत खाने। इंशाल्लाह तमाम जो अपोजिशन है वो अब इकट्ठी हो रही है हुकूमत के लिए मुश्किलात बनाने में। अब देखना ये कि वो अपोजिशन इकट्ठी होती है, APC होती है या नहीं होती है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब हुकूमत। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए कि फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।